हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब बाय राहुल मेहरा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सेकंड देखेंगे हम कि उनके टाइप कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया, और फोर्थ देखेंगे फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, सॉलिड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपने कि solid is a state of matter in which the constituent particle are arranged very closely। मतलब मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वेरी क्लोजली अरेंज होते हैं। क्लोजली अरेंज क्यों होते हैं? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, इसी अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस बेस पे डिवाइड किया गया है और कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, तो हम बोलेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को फोर कैटेगरी में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहली बात याद रखनी है। ठीक ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब किससे बने होते हैं, समझ आ रहा है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, ये सब क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे तिल के लड्डू किससे बनते हैं? तिल से बनते हैं। आलू किससे बनते हैं? आलू से बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से बनते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हो गया, अगर ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा, देखो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो भी 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। कैसे? अगर ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर का मतलब से पोलरिटी नहीं पाई जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पाई जाएगी। अगर वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा, जैसे कि आर्गन और CCl4, इनमें पोलरिटी नहीं पाई जाती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पाई जाता, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा या कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा? लंदन अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो सबसे वीक बॉन्ड माना जाता है। ठीक है ना। और यदि मॉलिक्यूल्स पोलर होगा, यदि मॉलिक्यूलर्स पोलर होगा, पोलर का मतलब जिसमें क्या होता है, पोलरिटी पाई जाती हो, पॉजिटिव नेगेटिव पाई जाता हो, जैसे HCl, H प्लस और Cl माइनस, इस प्रकार से क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस, इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पाई जाते हैं, मतलब पोलरिटी पाई जाती है, पोलरिटी प्रोड्यूस होती है इसमें। तो H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो इसमें 2 पोल बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पोल बने, डाइपोल हुआ ये, और दूसरा डाइपोल हुआ। इन दोनों डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन सा होता है? डाइपोल इंटरैक्शन अट्रैक्शन फोर्स होता है। डाइपोल इंटरैक्शन बॉन्डिंग होती है। समझ आया? अगर हमारा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी हो हमारे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी? सीधी सी बात है, उसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है? ठीक है, ये भी आप पूछोगे साहब कैसे पता करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी है? तो जो एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एलिमेंट हो, और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स हो, यदि उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन हो या फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या क्लोरीन हो, अगर ये होगा तो ये आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। ये बात समझे कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हो, यदि दूसरे मॉलिक्यूल में इनमें कोई भी एलिमेंट हो, इसको ऐसे याद करते हैं, हाइड्रोजन याद हो जाएगा, FON याद हो जाएगा, और Cl क्लोरीन ऐसे याद करना। ठीक है ना। इनके साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। और बाकी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में 11th पे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, और इनको भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया। कैसे? अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मॉलिक्यूल्स क्या हो, नॉन पोलर हो, मतलब इसमें पोलरिटी नहीं पाई जाती हो, जैसे कि CCl4 आर्गन, तो उनमें लंदन बॉन्डिंग पाई जाएगी। यदि हमारा मॉलिक्यूल्स पोलर हो तो उसमें जैसे कि HCl, जिसमें पोलर पाया जाता है, H प्लस Cl माइनस, तो उसमें डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा। यदि हमारे मॉलिक्यूल्स में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी हो, तो हमारे उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना। एग्जांपल के लिए H2O आइस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं इसलिए अपन आइस लेंगे, ना कि वाटर लेंगे या वेपर लेंगे। ठीक है ना।
फिजिकल नेचर की बात करते हैं, फिजिकल नेचर का मतलब होता है बाहर से कैसा दिखाई देता है, बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो हमें क्या होता है, मोलिकुलर सॉलिड होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, सॉफ्ट दिखाई देते हैं, सॉफ्ट होते हैं मोलिकुलर सॉलिड, बाहर से पता चल जाता है कैसे दिखाई देते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दिखाई मतलब देख पता चल जाता है, मतलब बाहर से पता चल जाता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में मोस्टली हम इंटरनल बात करते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल नेचर में बात करते हैं तो मोलिकुलर सॉलिड कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं सभी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, देखो मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा कंसेप्ट देखना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से क्या होती है, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस सॉलिड स्टेट रहता है, सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं और लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जो सॉलिड स्टेट को किसके अंदर चेंज कर देता है, लिक्विड के अंदर चेंज कर देता है, सॉलिड स्टेट को किसके अंदर चेंज करता है, लिक्विड के अंदर चेंज कर देता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। देखो इसकी अच्छी सी डेफिनेशन मैं आपको बताया था, सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, फिलहाल आप इतने आपको उससे काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था सॉलिड में क्या बताया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्लोजली पैक्ड होता है, जबकि लिक्विड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये कम होता है इसलिए लिक्विड होता है, फिर इनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग यदि तोड़ दो, यदि सॉलिड की बॉन्डिंग तोड़ दो तो लिक्विड में चेंज जाएगा, और सॉलिड की बॉन्डिंग तोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर मान लो इनके बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर में हम ज्यादा देंगे, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जिसमें जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही क्या होगा, हाई होगा। और जिनके सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में वो बॉन्डिंग या अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हाई, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो वीक, ठीक है, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वीक होता है, लो होता है, ठीक है। ये समझ आया। तो लंदन मैंने बताया था, लंदन अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वीक होता है, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। और सभी के सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है वो क्या होता है, वीक होता है, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। याद रखना, अगर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यदि अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा होगा, और वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ये बात समझ लेना, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि किसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, किसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। जिस सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो सॉलिड तो क्या होता है, हमारा कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता वो हमारा होता है इंसुलेटर, ठीक है। और इंसुलेटर या कंडक्टर के पीछे दो फैक्टर काम करेंगे, वैसे तो तीन होता है पर दो फैक्टर की बात करते हैं। यदि क्या होगा, किसी भी मैटर में या किसी भी सॉलिड में, अपन सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड लिख लो, मैटर की बात करते हैं मैटर लिख लो, कुछ भी बात कर लो, ठीक है। यदि उसमें फ्रीली आयंस हो, फ्रीली क्या हो, आयंस हो, या फ्रीली क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, यदि किसी के पास फ्रीली आयन हो, यदि किसी के पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यदि हमको किसी को देखना है कि ये मैटर या ये सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है, तो हम उसमें क्या देखेंगे, या तो क्या देखेंगे, फ्रीली इलेक्ट्रॉन देखेंगे, या फ्रीली क्या देखेंगे, आयंस देखेंगे। क्या देखेंगे, फ्रीली इलेक्ट्रॉन या फ्रीली आयंस, ठीक है। तो क्या आपको देखो, मैंने इसके कोई भी एग्जांपल में क्या आयंस दिख रहे हैं आपको, प्लस आयंस का तो प्लस माइनस होते, क्या दिख रहे हैं, प्लस माइनस नहीं दिख रहे भैया, नहीं दिख रहे। इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे भाई, नहीं दिख रहे। मतलब कि मोलिकुलर सॉलिड होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता है, मतलब क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड को। तो आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, फ्रेश के जैसे नहीं दिख रहा तो लिखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड किससे बना होता है, या उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है आयंस। वही वाली बात है, आलू की सब्जी किससे बनती है, आलू से बनती है। तो आयनिक सॉलिड में कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, आयंस होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आयनिक सॉलिड में जो बॉन्डिंग होती है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ये भी इजी हो गया, ठीक है ना। तो ये इजी किसके लिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि आयनिक सॉलिड के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो भैया आयनिक पाया जाता है, ठीक है ना।
लेकिन जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, फर्स्ट आता है आयनिक, सेकंड आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्ड आ जाता है कूलम्बिक, है ना, और फोर्थ आता है आल। तो आप क्या था आयनिक देख के उसको बोल देता हाँ सही है भाई ये राइट है, जबकि पूरा पढ़ो उसको फोर्थ देखो, उसका आंसर आएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि आयंस होते हैं, आयंस पे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और चार्ज भी क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसकी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप समझे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो क्या होगा, उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो आयनिक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो सकते हैं। और ये जो आयंस होते हैं वो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है, इस कारण इसको कूलम्बिक भी बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं या कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप बोला जाता है आयनिक सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड पाया जाता है, और कूलम्बिक बॉन्ड पाया जाता है। तो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है ना। एग्जांपल NaCl हो गया, Na+ Cl- Mg MgO मतलब Mg+2 और O-2, ठीक है। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है आपको पता है, आयनिक सॉलिड जैसे NaCl, ठीक है। इसका एग्जांपल आप नमक देखो, नमक जो सूखा रहता है उस नमक को, वैसे तो क्या होता है नमक का आप देखना, जो नमक नया नया बनता है, जो वो बनता है कैसा बनता है आपको पता है ना, कि समुद्र का पानी लाते हैं, समुद्र के पानी को नीचे जमा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर वेपर उड़ जाती है, नीचे नमक नमक रह जाता है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है ना। तो उसको आप देखोगे तो वैसे दिखने में तो हार्ड होगा, लेकिन वो आसानी से टूट जाएगा। कैसे? जैसे चौक का टुकड़ा, आपने चौक से कभी लिखा हो तो चौक का टुकड़ा तोड़ते हो, ठीक है ना, वैसा टूट जाएगा। मतलब होता तो हार्ड है, चौक की तरह हार्ड होता है, लेकिन टूटने में आसानी से टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं तो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, कौन? आयनिक सॉलिड, ठीक है। आपको पता है आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चैप्टर में पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स में, तो बताएंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। मतलब उसमें बता दोगे, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग या अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है ना। अब जो सबसे इसमें इस पूरे आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ भी लिया होगा काफी बार आपने, है ना, कि आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो देखते हैं। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करे, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करे, ठीक है ना। सॉरी, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करे और कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करे, ठीक है ना। और इनके लिए दो फैक्टर कौन से कारण बनेंगे, या तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन या फ्रीली क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है ना। तो मुझे बात तो NaCl मैंने ये बोल दिया भाई, NaCl क्या सॉलिड है, ये क्या NaCl क्या सॉलिड है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या मुझे आयंस दिख रहे हैं, भाई नहीं दिख रहे मुझे। तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, भाई नहीं दिख रहे। मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक सॉलिड क्या होता है, क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता है। लेकिन जैसे मैंने इसको लिक्विड फेज के अंदर चेंज किया तो Na+ और Cl- के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट होता है। NaCl किस किस के अंदर डिसोसिएट होता है, Na+ और Cl- के अंदर डिसोसिएट होता है। लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट में जब चेंज करेंगे तो NaCl Na+ Cl- में डिसोसिएट होगा। लिक्विड फेज में ही मुझे Na+ और Cl- क्या होगा, दिखाई दे रहे हैं, मतलब फ्रीली मुझे आयंस दिखाई दे रहे हैं। मतलब लिक्विड फेज के अंदर आयनिक सॉलिड क्या होगा, कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें से फ्लो होगी, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होता है, जो आयनिक सॉलिड होता है वो सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर तो कंडक्टर होता है। इसका रीजन आप क्या बोलोगे कि सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है, फ्रीली आयंस नहीं होते, लेकिन जब सॉलिड को लिक्विड फेज के अंदर बदला जाता है, चेंज होता है, तो क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, अपने चार्ज के, अपने आयंस के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं। और ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, मतलब लिक्विड फेज के अंदर कंडक्टर का कार्य करते हैं। ये बात समझाए, ठीक है ना। उसके बाद होता है मेटालिक सॉलिड, बायो के स्टूडेंट मेटाबॉलिक ज्यादा बोलेंगे। अगला है मेटालिक सॉलिड, क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन समुद्र के, ये इलेक्ट्रॉन का जो C होता है उसके अंदर आसानी से क्या होता है, फ्लो होते रहता है। ये बात समझाया। मतलब मेटालिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डेक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब है कि आप ध्यान से सुनना कि मेटालिक सॉलिड के अंदर
मेटलिक सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मेटल होते हैं, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा तो सीधी सी बात है खुद के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यदि मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आयरन का मान लो एक मेटल आयरन लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने Fe आयरन लिया, ठीक है ना, और आयरन को देखता हूं मैं Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा ऐसे, तो मतलब क्या होता है, चाहता तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, C होगा, और इसके अंदर Fe क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आप मेटल भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको अच्छे से समझा के लिखा है, पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डिकोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बॉन्डिंग क्या होगी, वही वाली बात है, मेटलिक सॉलिड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटलिक, वही, ठीक है ना। आलू की सब्जी आलू की बनी होती है, वही वाली बात है। एग्जांपल के लिए सब मेटल को ही लिख देंगे। अब देखिए इसकी जो फिजिकल नेचर है वो बच्चा बच्चा जानता है। वैसे तो मेटल कैसा होता है दिखने में, मेटल जैसे आयरन की बात कर लो, दिखने में तो कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना, बहुत हार्ड। मतलब मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, मोलेबल एंड डक्टाइल टेंडेंसी पाई जाती है। मोलेबल का मतलब होता है उसको कूट कूट के, मतलब मेटल को कूट कूट के प्लेन शीट में अंदर चेंज कर सकते हैं। और जबकि डक्टाइल टेंडेंसी को बोलते हैं कि मेटल को खींच करके क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ये टेंडेंसी किसके अंदर पाई जाती है, मेटल के अंदर, ठीक है ना। तो मेटल हार्ड होता है, लेकिन उससे में मेलेबल एंड डक्टाइल टेंडेंसी पाई जाती है। मेलेबल का मतलब समझाया, कूट कूट के उसको प्लेन शीट में चेंज कर सकते हैं मेटल को, इसलिए मेलेबल टेंडेंसी पाई जाती है। जबकि मेटल को क्या कर सकते हैं, खींच करके वायर बना सकते हैं। इस कारण क्या होता है, इसके अंदर डक्टाइल टेंडेंसी पाई जाती है, ठीक है। आपको पता है मेटेलिक जो सॉलिड मेटेलिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फेयरली स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर वाले से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट फेयरली क्या होता है, हाई होता है। सीधी सी बात है, या तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बात करते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन का वो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है ना, वो कौन करता है, या तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन करेंगे या फ्रीली आयंस करेंगे, ठीक है। अब यार सॉलिड हो चाहे पॉजिटिव, सॉलिड हो चाहे लिक्विड स्टेट हो, आपको पता है कि मेटल है, पॉजिटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, खुद पॉजिटिव बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, छोड़ेगा। मतलब कोई सा भी मेटल ले लो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मेटेलिक सॉलिड लिक्विड फेज में हो चाहे सॉलिड फेज में हो, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसलिए सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों के अंदर ही क्या होता है, कंडक्टर होता है मेटल, ठीक है। ये बात समझाया, मतलब मेटेलिक सॉलिड के अंदर मेटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। अगर लिखना नहीं चाहो तो आप मेटल लिख सकते हो, और बॉन्डिंग मेटल और मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। एग्जांपल आप कोई भी मेटल लिख देना, ये हार्ड होते हैं और मेलिएबल एंड डक्टाइल टेंडेंसी पाई जाती है। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि मेटेलिक क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है फेयरली, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होगा, फेयरली हाई होगा। और सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, दोनों कंडक्टर का काम करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड की बात करते हैं, तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर क्या होता है, इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो नॉन मेटल एटम होते हैं, क्या होता है, नॉन मेटल एटम होते हैं। लाइक एग्जांपल लिखता हूं मैं, कार्बन। अब आपको पता है कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, दूसरा वाला एक कार्बन सॉरी दो नहीं 4 कार्बन से जुड़ता है, 4 कार्बन अगले 4 कार्बन जुड़ते हैं, अगले 4 कार्बन अगले 4 कार्बन जुड़ करके एक बहुत बड़ा उसका नेटवर्क जैसा कार्बन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है ना। तो इस टेंडेंसी के कारण बहुत बड़ा नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है कार्बन ना। इस टेंडेंसी के कारण जो कोवेलेंट सॉलिड है उसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नॉन मेटल एटम होता है वो अदर एटम से जुड़ करके एक लंबी सी चेन बना देती है ना। इस टेंडेंसी की वजह से कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इससे बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए मैं डायमंड बोल सकता हूँ, डायमंड कार्बन का फॉर्म होता है जो क्या होता है, हार्ड होता है, फिजिकल नेचर में हार्ड होता है। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए टेम्परेचर भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं, क्योंकि जैसे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक एग्जांपल आता है, इसका एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट में कार्बन का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, हार्ड नहीं होता, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कोवेलेंट सॉलिड होते हुए भी ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है और कंडक्टर का कार्य करता है, मतलब कंडक्टर होता है। मतलब दोनों इनकी प्रॉपर्टीज दोनों क्या डिफरेंट है, इसलिए एक्सेप्शन बोलते हैं। इसका रीजन क्यों क्या पूछते हैं, कार्बन की पहले बात कंडक्टर की बात करते हैं कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है वो, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन
तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 3 कार्बन से जुड़कर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रीली घूमता रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रीली इलेक्ट्रॉन होगा, तो सीधी सी बात है वो कंडक्टर का कार्य करेगा, कंडक्टर होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टर होगा, ठीक है। लेकिन अब बात होता है ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, समझ आया कि ग्रेफाइट क्या होता है कंडक्टर होता है, समझाइए एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में कार्बन क्या होता है, 3 ही कार्बन से कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, मतलब कार्बन, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन होता है ना, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कार्बन की ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के अंदर केवल 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रीली, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रीली होता है ना, तो जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कंडक्टर होता है, ये बात रखना। ग्रेफाइट में 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली होता है, ठीक है, सबसे पहले ये समझ आया। अब सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, इसका रीजन क्या बताओगे, देखो कार्बन का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपने कई बार देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर सा बनता है, ऐसा जो सही से नहीं बन रहा मुझसे ना, ऐसा वो स्ट्रक्चर सा बनता है, ऐसे 3 लेयर बनती है, ऐसे 3 लेयर, ऐसी लेयर 3, तो ये क्या होता है, ये जो लेयर होती है ना कार्बन के स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती है, जिसमें ऐसे बना देता हूँ ना शॉर्ट, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो ये जो लेयर होती है ना आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करती है स्लिप होती रहती है, फिसलती रहती है, इस रीजन की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है सॉफ्ट होता है, समझ में आया, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट सॉलिड होते हुए ग्रेफाइट सॉलिड होता है, ये क्वेश्चन आएगा कि ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी कंडक्टर होता है, इसका रीजन मैंने बता दिया, ठीक है ना। एक बार फास्ट रिकैप करते हैं, और यही फायदा है लास्ट में पढ़ने का कि एक बार फास्ट रिकैप हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा क्या होता है माइंड के अंदर सेट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में क्या हुआ क्लासिफाइड किया गया, फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा जैसे कि CCl4 तो उसमें लंडन बॉन्ड नहीं पाई जाएगी, अगर मॉलिक्यूल्स हमारा पोलर हुआ जैसे कि HCl उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड नहीं पाई जाएगी, क्योंकि 2 पोल बनते हैं इसमें डाइपोल बनते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाएगी, एग्जांपल के लिए H2 फिजिकल नेचर में सबके सब क्या होता है सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है लो होता है, क्यों लो होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो क्या होगा लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है फ्रीली इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना फ्रीली हमें आयन दिख रहे हैं, इसलिए क्या होता है ये इंसुलेटर होता है। दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, ठीक है ना, और आयंस होते हैं उसके अंदर जो बॉन्डिंग होता है आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, इन्हीं के सिनोनिम्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्डिंग या कूलम्बिक बॉन्डिंग, ये इन्हीं के सिनोनिम्स है, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए Na+Cl- देख लिया, ये क्या होता है हार्ड होते हैं, इनका फिजिकल नेचर में देखते हैं कि क्या होता है आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं पर ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं ऐसे टलक देने से, ठीक है ना। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स क्या होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही क्या होता है हाई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ये सबसे मोस्ट है, याद रखना ये सबसे यहाँ पर मोस्ट है। तो लिक्विड फेज के अंदर हमें NaCl में क्या होता है कोई भी फ्रीली आयन से फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हैं, लेकिन जब उस आयनिक सॉलिड को लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज करते हैं या लिक्विड फेज में लाते हैं तो फ्रीली आयन हमें प्राप्त होते हैं, फ्रीली आयन हमें मिलते हैं। इस रीजन की वजह से क्या होता है फ्रीली आयन की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है कंडक्टर होता है लिक्विड फेज के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर जबकि लिक्विड स्टेट में कंडक्टर होते हैं, रीजन समझाइए, रीजन एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे सॉलिड स्टेट के अंदर फ्रीली आयंस नहीं होते जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर फ्रीली आयंस हमें मिलते हैं, क्योंकि लिक्विड में फ्रीली आयंस भी क्या होता है डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। मेटलिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको ये याद नहीं हो तो आप ओनली मेटल लिख सकते हो, ठीक है ना। बॉन्डिंग मेटेलिक होते हैं, एग्जांपल के लिए कोई भी मेटल लिख सकते हो, बहुत सारे मेटल आपको याद होता है Fe Cu सोना चांदी, है ना, ये तो आपको याद है। फिजिकल नेचर की बात करते हैं प्लेटिनम, ठीक है ना। फिजिकल नेचर की बात करते हैं हार्ड होता है बट मेलिएबल एंड डक्टाइल टेंडेंसी पाई जाती है। मेलिएबल का मतलब कूट करके प्लेन शीट बना सकते हैं मेटल से, ठीक है ना, और उसको खींच करके उससे वायर बना सकते हैं, डक्टाइल हो गया, ठीक है ना। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है फेरली, इसमें जो फेरली बॉन्डिंग होती है हाई होती है तो फेरली हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। सॉलिड स्टेट में क्या होता है फ्रीली क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में, इसलिए क्या होता है दोनों स्टेट के अंदर क्या होगा वो क्या होगा कंडक्टर का कार्य करेगा, कंडक्टर होगा, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, एग्जांपल के लिए डायमंड देखते हैं जो कि हार्डेस्ट मैटर होता है, हार्डेस्ट मैटर होता है, ठीक है ना। अब हार्डेस्ट होता है तो ये तो हार्ड होगा, फिजिकल नेचर में हार्ड लिख लिया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका वेरी हाई होगा, और इंसुलेटर होगा क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना।
लेकिन इसमें एक्सेप्शन में ग्रेफाइट पढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट केवल 4 बॉन्ड नहीं, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, वो केवल 3 ही कार्बन से जुड़ता है। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रीली घूमता है, फ्रीली रहता है, वो इसलिए क्या होता है? कंडक्टर कार्य करता है, ठीक है ना। और ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड होते हुए हार्ड होता है। रीजन इसका ये है कि इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे, इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे 3 लेयर बनती है, और ये तीनों लेयर क्या होती है? आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती है, फिसल सकती है। इस रीजन से क्या होती है? ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपको अलग से समझना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्या कर दिए? कमेंट करिएगा। किसी को पर्सनली पूछना हो तो पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैटिस एंड यूनिट सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो चैप्टर में वो समझा है तो ही आप आगे समझ पाओगे चैप्टर को, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अभी तक तो हमने कोई इंट्रो ही पढ़ा था, ठीक है। अब असली चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, ठीक है। थैंक यू।